चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास के छठे चैप्टर को देखेंगे। देखिए, छठे चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ये इतिहास का छठा चैप्टर है जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। अभी तक हम लोग बेसिक से चैप्टर 5 तक पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा एकदम एक ही वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर सब क्लियर करेंगे और इसकी जो बेसिक बातें इस चैप्टर में पढ़नी उन सारी बातों को क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है आपको इसमें जानना है शहरीकरण मतलब शहर के बारे में जानना है कि गाँव शहर कैसे बना। आखिर मतलब देखो, पहली बात है कि शहर पहले के जमाने में ज्यादा नहीं हुआ करते थे। शहर वही पहले कहलाते थे जहां बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जहां से मतलब जहां पर नाव आकर रुकती है। जहां से मान लो कि मैं इंग्लैंड वाले क्या करते हैं, सामान उतारते हैं, जिस तट पर सामान उतारते हैं नाव के द्वारा, वो बंदरगाह वाले एरिया कहे जाते थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं शहरीकरण क्या होता है। देखो, शहरीकरण क्या है? गांव का शहर या कस्बा के रूप में विकसित होना, यह कहलाएगा शहरीकरण। यानी शहरीकरण किसे कहेंगे? जब कोई गांव शहर बन जाता है। आपको देखने को मिलता भी होगा कि आपका जो गांव है अब धीरे धीरे शहर होते जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एरिया आपको दिखाई देंगे जहां पर मार्केट हो गया, जहां पर मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजों का केंद्र हो गया। देखिएगा, आपका जो ब्लॉक वाला लेवल वो शहर हो गया, वो एक कस्बा हो गया, वो एक नगर हो गया। तो कहीं ना कहीं शहर का मतलब देखो, गांव जब धीरे धीरे शहर होने लगेगा तो वो कहलाता है शहरीकरण। मतलब शहर बनने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। तो गांव का शहर या कस्बा का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा ग्रामीण परिवेश में ही नगर कहलाता है। छोटा नगर को हम लोग कहते हैं कस्बा। आगे मैं आपको समझाऊंगा कस्बा क्या कहलाती है। देखो, शहरीकरण किसे कहेंगे? गांव का शहर या कस्बा में विकसित होना शहरीकरण कहलाता है। अब हम लोग जरा सा समझ लेते हैं गांव और शहर में अंतर क्या होता है। गांव और शहर में विभिन्नताएं क्या पाई जाती है, मतलब ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में अंतर क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, गांव में जो होता है ना, आबादी कम है, लेकिन शहरों में आबादी कम है। आप अपने जैसे मान लीजिए आप बिहार में पटना जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है ना, और वही आप गांव में जा रहे हैं कोनो एरिया में घूमने के लिए, तो वहां की जनसंख्या आप एक शहर में जनसंख्या गए, दोनों में अंतर पड़ जाएगा। समझ मारिए, होते तो गाँव के ही लोग जाकर बसते हैं, लेकिन गाँव की आबादी कम होती है, मतलब जनसंख्या कम होती है, जबकि शहर की आबादी ज्यादा होती है। उसके बाद खेती और पशुपालन गाँव की जीविका है, उसी के अनुसार वो जीते हैं, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन शहर में जो लोग जीते हैं उनका आजीविका जो होता है ना, व्यापार और उत्पादन होता है। वहां पर कृषि नहीं होती है ज्यादा मात्रा में। समझ में आ रही है? तो गांव की जो मतलब आजीविका है वो कृषि है, पशुपालन है, लेकिन शहर की जो आजीविका है वो व्यापार है और उत्पादन है। और तीसरी बात देखेंगे तो गांव जो होता है ना, गांव में जो ये प्राकृतिक जो वातावरण है एकदम स्वच्छ होता है, ये प्रदूषित नहीं है। लेकिन शहर का वातावरण प्रदूषित हो चुका है। ये तीसरा डिफरेंट है। ठीक है, तो वातावरण समझ में आ गई कि गांव का वातावरण स्वच्छ होता है, लेकिन शहर का वातावरण प्रदूषित होता है। और चौथा, गांव में यातायात की सुविधा कम है, लेकिन शहरों में यातायात की सुविधा ज्यादा है। वहां पग पर जाने के लिए आपको मतलब सुविधाएं मिलेंगी, वाहन मिलेंगी, गाड़ियां मिलेंगी। टमटम तो पहले के जमाने में चलते थे, अब खत्म हो चुके हैं। समझ में आ रही? मतलब पग पर आने जाने के लिए आपको क्या मिलेगा? तो यातायात की सुविधा आपको मिलने का काम करेगा। अब आपके एग्जाम में पूछा भी है, क्वेश्चन कई बार किया भी है कि ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में क्या अंतर था। यही अंतर है कि ग्रामीण जीवन में क्या होता है, आबादी कम होता है, गांव में आबादी कम, शहरों में आबादी ज्यादा। गांव में आजीविका कृषि और पशुपालन से चलती है, लेकिन शहरों में जो जीवन होता है, आजीविका होता है, वो व्यापार और उत्पादन से चलती है। गांव का जो वातावरण होता है ना वो स्वच्छ होता है, लेकिन शहर का वातावरण प्रदूषित है। ठीक है, क्योंकि वहां पर देखो बहुत सारे कल कारखाने, ये मशीन, गाड़ियां बहुत मात्रा में चल रही है, जिसके कारण से वातावरण प्रदूषित हो चुकी है। और यातायात की सुविधा गांव में भाई कम होती है। देखिएगा, लोगों को आज भी दूर जाना होता है तो साइकिल यूज करते हैं, तो यातायात की सुविधा बहुत कम होती है गांव में, लेकिन यातायात की सुविधा सबसे ज्यादा कहां होती है? शहरों में होती है। तो इस तरह से आपको गांव और शहरों में भिन्नता समझ में आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए शहरों का विकास कैसे हुआ। अभी तो आपको इतना समझ में आ गई कि गांव और शहर में क्या अंतर है बुआ। अब देखते हैं आखिर जो गांव है ना, धीरे धीरे शहर कैसे बन गया। देखो, इसके पिछले वाले चैप्टर में आपको औद्योगिकीकरण के बारे में बता दी गई है। मतलब मशीनों के द्वारा वस्तु जब बनने लगा ना, और जब मशीनों के द्वारा वस्तु बनने लगा तो वो क्या किया कि गांव के जो कुटीर उद्योग था उसको खत्म करने लगा, जिसके कारण से मजदूर लोग जाने लगे शहरों में। मतलब क्या हो गया, गांव छोड़ कर जाने लगे जहां जहां फैक्ट्री था, जहां जहां कंपनी बैठ चुकी थी, वहां पर काम करने लगे। और वहां पर काम करने के बहाने मजदूर लोग क्या करने लगे, पैसा बचाने के चक्कर में स्लम पद्धति स्टार्ट कर दिए। स्लम पद्धति का मतलब क्या होगा, वहीं के अगल बगल रूम लेकर छोटे छोटे कमरे लेकर रहने लगे, पैसा बचाने लगे, जिसके कारण से मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे लोग वहां पर जमने लगे, लोग वहीं पर रहने लगे, तो धीरे धीरे क्या हो गया, शहर बन गया। तो इसके पीछे हम लोग जानते हैं कि आखिर
क्या इतिहास रहा, शहर का विकास कैसे हुआ। देखो अगर बात करते हैं तो विश्व में सबसे पुराना शहर एक ही वो था जिसका नाम था लंदन। देखो लंदन में अगर देखी जाए तो स्टार्टिंग में लगभग 10,000 संख्याएं थी, लेकिन 1810 से लेकर 1880 के बीच में यहाँ संख्याएं 4 गुना बढ़ गई, मतलब 10 लाख से 40 लाख हो गया जनसंख्या। ये दुनिया का सबसे बड़ा नगर कहा जाता, महानगर कहा जाता लंदन। यहाँ पर 1885 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा कानून लागू किया गया था। समझते हैं सबसे पहले शहर का विकास। तो यदि शहर का हम लोग बात करेंगे, महानगर चाहे शहर का बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लंदन का। इसमें लंदन की चर्चाएं बारीकी से करी गई है। देखो वो लंदन जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा नगर, बड़ा महानगर है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महानगर कौन है, दुनिया का, भारत का नहीं बुआ, दुनिया का सबसे बड़ा महानगर कौन है, तो लंदन है। याद रखिएगा लंदन में 1885 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा लागू करी गई थी। लोग दूसरे एरिया से जाते थे लंदन में कमाने के लिए। अपना नाम सुने होंगे कि मैं लंदन जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, बहुत सारा फिल्म भी लंदन पर निकल चुका है। तो लंदन क्या दुनिया का बहुत बड़का महानगर है। यहाँ मतलब आकर्षित करने वाली बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं भी पहले शहर नहीं था। याद रखिएगा स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ बंदरगाह है, उस बंदरगाह से धीरे धीरे लोग जमने लगे, वहां पर कंपनियां स्थापित करेगी, मशीन स्थापित करेगी, मजदूर जाकर वहां पर काम करने लगे, रहने लगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, लंदन भी शहर बन गया। ठीक है ना। तो लंदन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा महानगर है। और यहाँ पर 1885 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा कानून लागू करी गई थी। याद रखिएगा आपकी किताब में पूछा भी एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब देखो शहर की स्थापना, मतलब शहर की स्थापना में कौन कौन निर्णायक भूमिका अदा करी है, यानी किन कारणों से शहर स्थापित हुई थी, ये बात हम लोग समझ लेते हैं। देखो शहर स्थापित होने में सबसे 3 अहम कारक है। कौन कौन? औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब क्या हो गया कि जब फैक्ट्रियां, जब मशीन स्थापित करी गई ना, तो वहां पर पूंजीवाद का विकास होगा। मतलब उसमें क्या होता था कि एक कंपनी का, एक मशीन का एगो मालिक रहता था, 50-50 गो नौकर क्या करता, खटवाने का काम करता था। तो वहां पर लोग जाने लगे, उस मशीन के उस कंपनी में काम करने लगे, वो मशीन वाले कंपनी में काम करने लगे, और लोगों को कुछ ना कुछ लाभ मिलता था, जिसके कारण से वो अपना भरण पोषण और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो देखी जाए अगर, तो शहर का विकास में सबसे अहम भूमिका किसका रहा? औद्योगिक पूंजीवाद का। इसी के कारण से औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब क्या होगा? मशीनों का आविष्कार करना, मशीनों के द्वारा काम कर करके पैसा कमाना। तो लोगों ने क्या किया, जहां जहां कंपनियां स्थापित कर दी गई थी, वहां पर लोग गए, कमाने लगे और पैसा अपने घर भेजने लगे, और वहीं पर लोग धीरे धीरे बसने लगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, गांव छोड़ कर लोग गए, दूसरे गांव में गए, वहां बसने लगे, और बसते बसते वो धीरे धीरे क्या हो गया, एकदम भीड़ भाड़ वाला एरिया हो गया, जिसको शहर कहा जाता है। तो शहर के विकास में सबसे अहम भूमिका देख सकते हैं औद्योगिक पूंजीवाद का। और दूसरी भूमिका हम लोग देखना चाहें तो औपनिवेशिक शासन का है। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होगा, हम लोग किसके गुलाम थे? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड वाले ने क्या किया, अपने समाज का विकास करने के लिए बहुत सारे मशीनों का आविष्कार किया, बहुत सारी चीजें वो अपने देश से अपने इंडिया में लाए। समझ रहे, फोन से बात करने के लिए वो इंग्लैंड वाले मतलब लाए, ये अंग्रेजे लाए थे। ये क्या गोरे जो शासक थे वही लाए थे। नहीं, हम लोग क्या चिट्ठी भेजते थे, और चिट्ठी 1.5-2 महीना में जाता था। समझ रहे, लेकिन ये अंग्रेज जब आए थे ना, तो ये ऐसे कान में बात करने वाला, ऐसे लाए थे मशीन बात करने वाला, हेलो हेलो हेलो। तो अंग्रेज ने आए तो बहुत सारी चीजों का क्या किया, विकास किए, और बहुत सारे नगरों को क्या किए अंग्रेज, मतलब महानगर बनाने स्टार्ट कर दिए। अपने इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ा महानगर उस समय था, उस समय बंबई था। मुंबई का नाम सुने होंगे ना, पहले बंबई था, लेकिन अब इसको मुंबई कहा गया। और आज भी देखी जाए तो मुंबई जो है ना, वो हम लोगों का सपनों का नगर कहा जाता है, और वो 60 टापुओं का भी नगर है। और भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? तो मुंबई है। वो पहले वाणिज्यिक राजधानी था। समझ में आ रही है? आगे मैं आपको मुंबई के बारे में बताऊंगा, अभी इतना समझो। औपनिवेशिक शासन ने क्या किया, बहुत जगह क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे गाँव में कंपनी की स्थापना करी, जिसके कारण से वो सब गाँव शहर में बदलते चला गया। लोग बाहरी एरिया से आए वहां पर काम करने के लिए, धीरे धीरे वो शहर हो गया। और तीसरा का देख सकते हैं लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक आदर्शों ने क्या किया, ये जो ना शहर की स्थापना कर दिया। लोकतांत्रिक आदर्श का मतलब क्या होगा, जहां लोगों का शासन हो, मतलब लोगों के अंदर क्या होगा, लोकतांत्रिक शासन लाने के लिए मतलब आंदोलन चलने लगा। ये सारे लोग अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडियन लोगों ने क्या किया, लोकतांत्रिक आदर्शों को अपनाया, जिसके कारण से धीरे धीरे गाँव क्या होगा, शहर बनने लगा। तो शहर के विकास में 3 भूमिका निभाती है। कौन कौन? औद्योगिक पूंजीवाद के कारण से शहर बना, और औपनिवेशिक शासन की वजह से और लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से ये गांव जो है ना धीरे धीरे शहर बनने लगा। उसके बाद बात करेंगे
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बंदरगाहों से। बंदरगाह का मतलब जहाँ पर नाव आकर मतलब रुकती है। मान लो कि पाकिस्तान से, पहले तो पाकिस्तान तो था नहीं अलग देश, क्योंकि इंडिया में था 1947 से पहले, ठीक है ना। मान लो चीन से कोई व्यापारी आया अपने देश में व्यापार करने के लिए, तो नाव के द्वारा जहाँ उतरेगा ना वो बंदरगाह कही जाती थी। और बंदरगाह चाहे पूजा स्थल का मतलब जो मंदिर मस्जिद थे जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे वो सब शहर कहे जाते थे। अगर देखते हैं तो शहरों की शुरुआत जो थी ना बंदरगाह और पूजा स्थलों से हुई थी। जहाँ ज्यादा भीड़ लगे वो पहले उसको बोला जाता शहर है, बंदरगाह को बोला जाता शहर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ लगती थी। तो शुरुआत देख सकते हैं तो बंदरगाह और पूजा स्थल से हुई थी। उसके बाद करते हैं कि शहरी जीवन के कारण आखिर मनुष्यों के जीवन में कौन सा बदलाव आया, इस पर फोकस करिए। देखो शहरी जीवन के कारण से मनुष्यों में क्या हो गया, पहचान के सिद्धांत को बढ़ावा मिला। जैसे जैसे शहरी जीवन विकसित होते चला गया, मनुष्य अपनी पहचान को बढ़ाने लगा और अपने अधिकार को लड़ने लगा। और दूसरा का मध्यम और वर्ग और शिक्षित वर्ग भी उस समय सामने आने लगे और ये समाज की सेवा करने लगे। मध्यम और शिक्षित वर्ग, देखो मध्यम और शिक्षित वर्ग दोनों एक ही है। मध्यम वर्ग में आते हैं टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, ये सब मध्यम वर्ग में आते हैं, समझिएगा ना। तो मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग भी उस समय आए और मतलब ये किसके कारण से, शहर जब शहर का विकास होने लगा ना तब टीचर लोग भी जन्म लेने लगे, तब शिक्षक भी क्या हो गए, जन्म लेने लगे। और शिक्षक क्या करने लगे, वो समाज का विकास करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर इलाज करने लगा और इंजीनियर काम करने लगा टेक्निकल में। देखिए बुआ, तो ये सारी बातें थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए। शहरी जीवन के कारण बदलाव कौन कौन सा आ गया, तो मनुष्य अपनी पहचान को बढ़ाने लगा, वो अपने अधिकार के लिए लड़ने लगा। दूसरा मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग को बढ़ावा मिलने लगा। तीसरा पूंजीपति वर्ग का उसी समय उदय हुआ। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कंपनियां जब स्थापित होती थी तो उसमें बहुत से मजदूर काम करते थे, उस कंपनी के एक मालिक हुआ करता था। तो इस तरह से पूंजीवाद का उदय हो गया। अब सोचिए, जहाँ हजारों को नौकर काम करता वहाँ एक मालिक है, तो मालिक तो और धनी, मालिक जो है तो धनी होते जाएगा ना। क्योंकि पहले के जो पूंजीवाद जो मालिक लोग हुआ करते थे ना, उन नौकरों को ज्यादा पैसा नहीं देते थे, मजदूरों को ज्यादा पैसा नहीं देते थे, कम पैसा में ही काम ज्यादा कराने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब देख सकते हैं कि पूंजीवाद का उसी समय उदय हुआ था। किसके कारण से? शहरीकरण जीवन के कारण से। आज भी देखिएगा शहर में बहुत सारे लोग धनी मनी आपको मिलेंगे, और कहने को मिलता भी है, सुने होंगे कि लड़का का पढ़ावा नहीं तो शहर में बसावा। इसके पीछे का रीजन होता है कि लड़का कहीं ना कहीं कुछ कला सीख लेगा तो बाद में धनी मनी बन जाएगा। देखो उसके बाद देख सकते हैं रोजगार की खोज। देखो जब शहरीकरण जीवन आने लगा, मतलब शहर का विकास होने लगा धीरे धीरे, तो लोग रोजगार की खोज में कहाँ जाने लगे? शहर में जाने लगे, ताकि मुझे कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। और उसके बाद पांचवा देख सकते हैं, जैसे ही शहरीकरण जीवन का विकास हुआ वैसे वैसे महिलाएं भी क्या होने लगी, शहर में कूद गई, मतलब अपने काम करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, समझे। देखो पहले से पुरुष ही जाया करते थे काम धाम करने के लिए, लेकिन बाद में महिलाएं बोली कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, वो भी जाएंगी काम करने के लिए। तो ये देख सकते हैं शहरी जीवन के कारण मनुष्य को जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव पड़ा। कौन कौन सा? पहचान को बढ़ावा मिला, मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग को बढ़ावा मिला, पूंजीवाद का उदय हुआ, रोजगार की खोज होने लगी, और धीरे धीरे महिलाएं भी क्या होने लगी, शहर की ओर भागने लगी, ठीक है ना। ये 5 कारण थे, 5 मतलब बदलाव आए, किसके कारण से? शहर के कारण से। अब आगे देख सकते हैं कि आखिर इसका केंद्र क्या था। मतलब अगर देखी जाए तो शहर के विकास का मुख्य अगर केंद्र देखते हैं तो क्या है, देखो शहर में मतलब शहर किस चीज का केंद्र है, तो शहर व्यापार का, उद्योग का, शिक्षा का, यातायात का, स्वास्थ्य का, रोजगार का और भी बहुत सारे चीजों का केंद्र है। वहां पर शहर में यही सब चीज मिलता है। गांव में कृषि मिलेगा, पशुपालन मिलेगा, मत्स्य पालन मिलेगा, समझ में आ रही। लेकिन टाउन में जाएंगे तो आपको व्यापार करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है, वो मतलब ज्यादा पैसा वहां पर मिलता है। यहाँ कितनों काम कर लीजिए, गाँव में ज्यादा पैसा ना मिलेगा, आप कितनों मेहनत कर लीजिए पैसा ना मिलेगा। वही मेहनत टाउन में करिए ना, पैसा तो छाप कर रख दीजिएगा आप। तो ये जो शहर है किस चीज का केंद्र है, तो व्यापार का, उद्योग का, शिक्षा का, यातायात का, स्वास्थ्य का, रोजगार का। आदमी को यहाँ रोजगार मिले या ना मिले, टाउन में जरूर मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं, अब देखो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग शहर में अल्पसंख्यक होते हैं। विशेषाधिकार का मतलब जिनको सरकार के द्वारा विशेष अधिकार मिला है, वैसे लोग सरकार मतलब शहर में देखेंगे कम ही होते हैं, अल्पसंख्यक है, समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि धीरूभाई अंबानी की बात करते हैं, धीरूभाई अंबानी हो गया, मोदी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, मतलब कहने का मतलब मेरा है ना बाबू, देखो शहर में विशेषाधिकार, जिसको सरकार के द्वारा अधिकार मिला, वैसे लोग बहुत कम है। अगर सोचिए सारे आम जनता को सरकार के द्वारा अधिकार मिल जाए तो क्या आम जनता रहेगा? या देखो दुनिया कब चलती है, जब ये दोनों का पलड़ा बराबर है तब। जिस दिन अगर अच्छे लोगों की पलड़ा भारी हो जाएगी ना, उस दिन भी दुनिया में प्रलय हो जाएगा। जिस दिन बुरे लोगों का पलड़ा भी भारी हो जाएगा ना, उस दिन भी प्रलय हो जाएगी। ये संतुलन कैसे बना हुआ है? तो दोनों का पलड़ा बराबर इस दुनिया में। लोग कहता है कि बाप रे बाप दुनिया में आतंकवाद बढ़ गया, नहीं बाबू, दोनों ही है। अभी भी इंसानियत जीवित है
और आतंकवाद जीवित है, दोनों का पलड़ा बराबर है। आगे देख सकते हैं, तो देख सकते हैं विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अगर देखेंगे तो अल्पसंख्यक मात्रा में है, और वो अल्पसंख्यक मात्रा में इसलिए है ना क्योंकि वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संपन्न है, मतलब उनके पास हर तरह की चीजें है, सरकार के पास पहुंच है, हर तरह की उनके पास चीजें हैं, जिसके कारण से उनको क्या हो गया, सरकार के द्वारा अधिकार मिला, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे देख सकते हैं। अब देखो भाई, ये अगर देखी जाए तो शहर के विकास में सबसे अहम भूमिका किनका रहा है, तो व्यापार का रहा है सबसे ज्यादा भूमिका तो पूंजीवाद का भी रहा है, मध्यम वर्ग का भी रहा है, और साथ में व्यापार का भी रहा है, तीनों चीज की भूमिका रही है। तो शहर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका, व्यापार का रहा है, क्योंकि व्यापारी लोग जो थे ना, वो आते थे मशीनों से सामान ले जाने के लिए, तो दूर समझ के मशीन के मतलब जहाँ कंपनी था उसी के अगल बगल बसने लगे। तो व्यापारी धीरे धीरे आकर जहाँ मतलब मशीन जहाँ फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी वहाँ बसने लगे, और धीरे धीरे वो सब जो एरिया था ना उसके अगल बगल का एरिया सब शहर होते चला गया। तो देख सकते हैं व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान रहा किसके विकास में, नगरों मतलब शहरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और साथ में अगर एक चीज देखेंगे तो शहरों के विकास में मध्यम वर्ग का योगदान भी बहुत ज्यादा रहा। मध्यम वर्ग का मतलब समझ, जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, ये सब मध्यम वर्ग में आते थे। ये सब सेवा दे देकर क्या करने लगे, उस एरिया को शहर बनाने लगे। जैसे बिहार की बात करते हैं, पटना की बात करते हैं, पटना में सबसे फेमस टीचर हो गए खान सर। उसके अलावा भी जैसे एसके झा हो गए, उसके बाद विपिन सर हो गए, बहुत मतलब ऐसे फेमस टीचर हैं जिनके आप पढ़ने के लिए लोग मतलब दूसरे देश से आते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे राज्य से आते हैं पटना में, बिहार में पढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मध्यम वर्ग भी समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान, मतलब शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान अदा करी है। जैसे देख सकते शिक्षक, डॉक्टर ये सब अपनी सेवा करने लगे, मतलब अपने नॉलेज से सेवा करने लगे, दूसरों को सिखाने लगे, जिसके कारण से दूसरे राज्य के लोग आने लगे, दूसरे गांव के लोग आने लगे सीखने के लिए, वहां पर लोग बसने लगे। बसते बसते वो एरिया कैसा हो गया, शहर हो गया। यानी मध्यम वर्ग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद देखिए अगर देखी जाए तो शहर, ये जो शहरीकरण हुई, इन शहरीकरण के उत्पन्न होने से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई। देखो पहली समस्या प्रदूषण की हो गई, दूसरी मजदूरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। अब सोचिए शहर जब जो एरिया शहर बनने लगेगा वहां मजदूरों की जनसंख्या आने लगेगा, क्योंकि मान लो यहाँ पर अगर यहाँ कंपनी स्थापित कर दी है किसी एरिया में, ठीक है अगर किसी एरिया में कंपनी स्थापित कर दी गई है तो वहां पर लोग आएंगे रहने के लिए, भाई काम करेंगे रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, जब शहरीकरण का विकास हो गया तो वहां पर मजदूरों की जनसंख्या बढ़ने लगी और आवासीय समस्या होने लगी। आवासीय समस्या का मतलब सुनिए, रहने के लिए समस्या उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण से स्लम पद्धति स्टार्ट हो गई, लोग गंदे गंदे बस्तियों में रहने लगे। ठीक है ना। उसके बाद यदि बात करते हैं जन कल्याण की भावनाएं कमी हो गई, सरकार जनता के कल्याण कर नहीं पा रही थी। जो मालिक हुआ करता था कंपनी का, वो भी जनता के कल्याण के बारे में सोच नहीं रही थी, बस वो अपने लाभ के बारे में सोच रही थी कि जनता को मतलब मजदूर को कम से कम दाम दे, ज्यादा मात्रा में काम ले। यानी ये सब समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, प्रदूषण की, मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी थी, दूसरा का आवासीय समस्या उत्पन्न होने लगी थी, जन कल्याण की भावना की कमी होने लगी थी, ये सारी समस्याएं आने लगी थी शहरीकरण के कारण से। उसके बाद यदि बात करते हैं तो शहरों का जो विकास है ना, उस विकास में अगर देखी जाए मूलतः तो व्यापार का, मध्यम वर्ग का, मजदूर वर्ग का, तीनों का योगदान रहा। क्योंकि भाई व्यापारी व्यापार करने के माध्यम से शहर का विकास किया, और मध्यम वर्ग जो शिक्षक, टीचर, वकील ये सब होता है, ये अपने तरीके से सेवा करके समाज का विकास किए, मतलब शहर का निर्माण किए। और तीसरा का मजदूर वर्ग, वो अपने गांव छोड़कर दूसरे एरिया में आए काम करने के लिए, काम करने के बहाने वहां पर बसने लगे, और इस तरह से शहर का विकास होने लगा। यानी शहर के विकास में व्यापार का, मध्यम वर्ग का और किसका, मजदूर वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। ये सारे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में, मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अब एक चीज और समझते हैं, कस्बा या गंज। कस्बा क्या होता है, देखो बुआ, कस्बा क्या होता है, तो ग्रामीण अंचल में एक छोटा सा ये नगर होता है, मतलब होता तो शहर ही होता है। जैसे मान लो अगर बिहार में बात करते हैं, मैं जिस प्रखंड में पढ़ता हूँ, मेरा यहाँ प्रखंड जो है ना गरखा है। अब ये है तो गांव का एरिया, लेकिन गरखा एक शहर में आ जाएगा, कस्बा में आ जाएगा, क्योंकि वो गांव में रहते रहते एक मुख्य व्यक्ति का केंद्र हो गया, वहीं पर सारा काम होता है। समझ मारिए, तो ग्रामीण अंचल में जो छोटा सा नगर, मतलब गाँव में जो छोटा सा नगर होता है जिसे लोग जानते हैं, जो फेमस है, वो कहलाता है कस्बा कहलाता है। ये जो होता है ना कस्बा, ये विशिष्ट व्यक्ति का स्थान होता है। जैसे मान लो मुझे किससे मिलना है, मुझे दरोगा से मिलना है, तो ये जो कहीं ना कहीं मतलब ये इसका जो स्थान है ना, वो कहलाएगा कस्बा कहलाएगा, क्योंकि ये विशिष्ट व्यक्ति का एक केंद्र होता है। तो जो कस्बा होता है वो ग्रामीण अंचल में एक छोटा सा अंचल होता है, और ये कस्बा विशिष्ट व्यक्ति का एक केंद्र होता है। अब बात करते हैं गंज की। गंज क्या होता है, देखो गंज छोटे छोटे जहां बाजार लगते हैं उसको गंज कहते हैं। अब देखोगे आपके एरिया में 4-5 वो गाँव को छोड़कर उसके कुछ दूर पर लगते होंगे, मतलब 4-5 गाँव ही नहीं बोले, लगभग 10-15 पंचायत को पार करके कहीं कहीं गांव बाजार लगते होंगे। अब तो भाई हर मोड़ पर बाजार लगने लगा है, अब तो लोग ऐसे ही सामान बेचने लगे, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। कुछ दूरी पर लोग सामान इकट्ठा करते थे, मतलब हर दिन बाजार लगता था, बाजार में लोग आते थे,
सामान खरीदने के लिए। तो कहने का मतलब है कि छोटे अस्थाई बाजार, जो छोटे तौर पर बाजार किए जाते थे, जो छोटे अस्थाई बाजार थे, उनको गंज कही जाती थी। गंज या कस्बा में फल मिल सकता था, कपड़ा मिल सकता था, दूध से बनी सामान मिल सकता था, सब्जियां मिल सकती थी। ये सब किसमें, कस्बा और गंज दोनों में मिल सकते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझते हैं महानगर क्या होता है। देखो बुआ, जहाँ की आबादी ज्यादा मात्रा में हो, घनी आबादी वाला क्षेत्र, जो खुद उस देश की राजधानी हो या उस प्रांत, उस राज्य की राजधानी हो। जैसे बिहार की बात करते हैं तो पटना क्या है, पटना एक महानगर है। क्यों? क्योंकि वो बिहार की राजधानी भी है, समझ में। और वहां पर आबादी देखी जाए तो 12 लाख अभी वर्तमान में है, 12 लाख अभी जनसंख्या, वहां पर 12 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, पटना की बात कर रहे हैं। तो देखो बुआ, तो महानगर क्या होता है, किसी प्रांत या देश का विशाल घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है। ऐसा क्षेत्र जो किसी देश का प्रांत भी हो, राजधानी भी हो, और साथ में वहां की जनसंख्या ज्यादा मात्रा में हो, तो वो क्षेत्र महानगर कही जाती है। यह देश या प्रांत की क्या होती है, राजधानी भी होती है। और साथ में अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी पटना है, और पटना क्या एक महानगर है। तो महानगर समझ में आ गई, मतलब ज्यादा घनी आबादी, जहां जनसंख्या ज्यादा हो वो क्षेत्र कहलाती है महानगर। साथ में वो क्या होगी, राजधानी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गई। अब एक चीज और समझते हैं, व्यक्तिवाद क्या होता है। देखो व्यक्तिवाद क्या होता है, व्यक्तिवाद सिर्फ व्यक्ति की बात करता है, किसी समुदाय की बात नहीं करता है। मतलब व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार करना, उसको स्वतंत्रता देना, व्यक्तिवाद कहलाती है। जब किसी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए लड़ता है, तो उससे हम लोग व्यक्तिवाद कहते हैं। व्यक्तिवाद सिर्फ व्यक्ति के बारे में सोचता है, किसी समुदाय के बारे में नहीं सोचता है। तो व्यक्ति के स्वतंत्र एवं अधिकार को लागू करने के लिए जो नियम कानून लगाए जाते हैं, उसे हम लोग व्यक्तिवाद कहते हैं। यह समुदाय के लिए नहीं है, सिर्फ ओनली व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, घेटो क्या है। अब क्वेश्चन भी कर दिया कि यूरोपीय इतिहास में घेटो का मतलब क्या होता है। अगर यूरोपीय इतिहास में बात करते हैं तो घेटो जो है ना, यहूदियों के लिए प्रयोग करी गई थी। मतलब जहां अलग अलग जात के लोग हैं, जहां अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, जब ये सब एक साथ मिलकर रहते हैं ना, तो उसी को दर्शाने के लिए घेटो का प्रयोग करी जाती है। इसका पूछता है कि सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था, तो यूरोपियों में, यूरोपीय देश में, यूरोपीय शहर में, यूरोपीय महादेश में यहूदियों को दर्शाने के लिए किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए, तो अलग अलग जब धर्म या जाति के लोग एक साथ रहने लगते हैं तो उसी को हम लोग घेटो कहते हैं। जब अलग जाति के लोग, अलग धर्म के लोग, जैसे अपने देश में हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, ये दोनों जब साथ रहने लगते हैं और एकता से कोई काम करते हैं तो इनको घेटो कह सकते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले यूरोपीय शहर में यहूदियों के लिए करी गई थी, क्योंकि वहां पर अलग अलग नृ जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे, ठीक है। तो आपको घेटो समझ में आ गई। अब समझते हैं औपनिवेशिक भारतीय शहर बंबई। देखो अब पूछता भी क्वेश्चन कि औपनिवेशिक भारतीय शहर कौन था, तो बंबई था। मतलब अंग्रेजों का मुख्य केंद्र वही था। अब यहाँ पर समझो, ये औपनिवेशिक भारतीय शहर कौन था, मुंबई था। अब मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता था। कौन सा, 7 टापुओं का नगर कहा जाता था। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी, तो मुंबई थी, बंबई थी। मतलब औपनिवेशिक शासन अंग्रेजों की अगर देखी जाए तो अंग्रेजों की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी, ये थी मुंबई थी। और आज भी भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की अगर देख सकते हैं तो वित्तीय राजधानी कौन है, क्वेश्चन करता है भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, तो मुंबई ही है। बंबई पहले इसको कही जाती थी, आज इसको मुंबई कही जाती है। अब यहाँ पर समझो आखिर इस नगर का विकास कैसे हुआ, ये गांव से शहर बना कैसे मुंबई, इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ व्यापारी लोग आने लगे, वो कपास लेने लगे, कपास के साथ साथ अफीम जैसे कच्चे माल का व्यापार करने लगे। अब व्यापार करने के माध्यम से यहीं पर बसने लगे। अब बसते बसते ये जो गांव था ना मुंबई, धीरे धीरे शहर बनने लगा। स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। यहीं पर सूती मिल वाला कपड़ा सबसे पहले 1851 ईस्वी में स्थापित करी गई थी। तो धीरे धीरे मुंबई कैसे हो गया, शहर होने लगा। और उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, व्यापारियों का। यहाँ प्रमुख बंदरगाह था, और उस बंदरगाह को अंग्रेजों ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना दिया। पूछता भी है कि अगर क्वेश्चन करता है कि औपनिवेशिक शासन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था, तो मुंबई था। औपनिवेशिक शासन का मतलब जब हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे, गोरे का हम लोग जब गुलाम थे, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था, तो मुंबई था। उसके बाद बात करते हैं तो औद्योगिकरण के कारण 3 वर्ग का यहाँ पर जन्म हुआ था। औद्योगिकरण समझ में आ रही है ना, औद्योगिकरण जहाँ मशीनों से वस्तुएं बनाई जाती है, इसके कारण से 3 गो वर्ग आया था। कौन कौन, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग, जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन, पूंजीपति वर्ग, जो धनी मनी पहले हुआ करता था। यानी औद्योगिकरण के कारण से इस एरिया में, बंबई वाले एरिया में 3 वर्ग का जन्म हुआ है, जिसका नाम था पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और तीसरा का मजदूर वर्ग। और सबसे घटिया लेवल का माना जाता था तो मजदूर वर्ग को मानी जाती थी। तो ये समझ में आ गई आपको किसके बारे में, तो ये समझ में आ गई औपनिवेशिक भारतीय शहर मुंबई के बारे में। अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 1800 ईस्वी के आसपास मुंबई को 2 भागों में बांट दिया गया। तो सोचिए, जो महानगर उस समय था देश का वित्तीय राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी था, कौन,
मुंबई। तो मुंबई 2800 ईस्वी में लगभग दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक भाग में नेटिव रहते थे। कौन? नेटिव। पूछता है कि मुंबई 2800 ईस्वी के आसपास में दो भागों में बटा था, उसमें एक भाग में नेटिव रहते थे, तो दूसरे भाग में कौन रहते थे? तो दूसरे भाग में जो अंग्रेज आए थे ना, उस भाग में अंग्रेज रहते थे। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मुंबई के बारे में समझ में आ गई। अब जैसा सिंगापुर भी एक शहर था, ठीक है ना, इस सिंगापुर के बारे में जानते हैं कि सिंगापुर का कैसे विकास हुआ। देखो बाबू, सिंगापुर में बंदरगाह तो था, क्योंकि जैसे मुंबई में बंदरगाह था तो उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल का व्यापार केंद्र बना दिया गया था। ठीक है ना, लेकिन अगर सिंगापुर में बंदरगाह तो था लेकिन विकास नहीं हुआ था, वो शहर नहीं कहलाता था। आज सिंगापुर देखने में बड़ी आकर्षक मतलब एरिया बन चुका है, शहर बन चुका है, लेकिन पहले बंदरगाह होते हुए भी इस एरिया का विकास नहीं हुआ था, सिंगापुर शहर नहीं बना था। अगर बात करते हैं तो 1965 ईस्वी में ली कुआन एव ने अपने नेतृत्व में जो पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष थे, कौन थे? पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो ली कुआन एव। इन्होंने क्या किया? अपने नेतृत्व में सिंगापुर को आजादी दिलाई और उसका विकास करने में जुट गए। अब देखो, जो सिंगापुर था ना, यहाँ जो घनी आबादी वाला क्षेत्र था, वो सब गंदी बस्ती में रहते थे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लोग रहते थे, समझ में आ रही, जिसके कारण से सिंगापुर का विकास नहीं हो पाया था। तो सिंगापुर समझ में आ गई। अब देखो, अब हम लोग सबसे अहम बात करते हैं पाटलिपुत्र पटना की। पटना भी उस समय सबसे फेमस नगर था। यहाँ पर मगध जैसे शासक, मगध का नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, अजात शत्रु, यहाँ तक कि अशोक की बात कर सकते हैं। पटना सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे शक्तिशाली केंद्र रहा है। दुनिया में अगर देखी जाए सबसे शक्तिशाली राजा कहाँ हुए? वो बिहार के पटना में हुआ। बताइए साला, बिहार का इतिहास क्या है? गौरव था एक समय में बिहार साला, और आज सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। बताइए, बिहार पहले बिहार था और आज पिछड़ा हुआ गिना जाता है, लेकिन आज भी बिहार जो है ना, शिक्षा के मामले में नंबर 1 जाता है। सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी कहाँ से निकलते हैं? यही जैसे निकलते हैं। देखो, तो पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पूछता भी, पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग पटना के नाम से आज जानते हैं, पहले मगध की राजधानी थी। पूछ सकता है पुराने समय में पटना किसकी राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी, और उस समय इसकी आबादी 4 लाख के करीबन आसपास थे इसकी आबादी। अब देखो, यहाँ पर बड़े बड़े लोग बताए नहीं, जैसे अशोक थे, यहाँ पर अजात शत्रु थे, यहाँ मगध धनानंद का नाम सुनेंगे, वो थे, आचार्य चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, बड़े बड़े राजा यहाँ पर जन्म लिए। भगवान बुद्ध भी यहाँ पर आए थे। तो चीनी यात्री फयान बोल सकते, पूछता भी है कि फयान कौन थे? चीनी यात्री था, चीन का रहने वाला था। उसके बाद भगवान बुद्ध भी यहाँ पर आए और पटना के दृश्य से बड़ी आकर्षित हुए थे। बड़े बड़े लोग पटना में आए थे। पटना के राजगीर का है, ये नालंदा के राजगीर का नाम सुने होंगे। छोड़िए, नालंदा की हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करते हैं पटना की। पटना में बड़े बड़े आकर्षक लोग आए, अपने इतिहास में पटना की चर्चा की है, समझ में। अंग्रेजों ने यहाँ तक कि पटना में अनाजों के भंडारण के लिए गोलघर बनवाया था। आप कभी पटना घूमने जाओ ना, तो पटना का गोलघर देखना कितना आकर्षक है। चढ़ने में 120 सीढ़ियां, उतरने में 120 सीढ़ियां, मतलब बड़ी आकर्षक। ये क्या है ना, एक पुराने जमाने का निशानी के तौर पर हम लोगों के लिए ये उदाहरण बन के बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पटना था, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आया करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए। और यहाँ बात करते हैं तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, और वो सिखों के अंतिम गुरु भी थे। अब पूछता भी, देखो 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु यहाँ पर जन्म लिए, और वो सिखों के अंतिम गुरु भी थे, जिनका नाम था श्री गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? जन्म लिया था, जिसके कारण से धार्मिक स्थल हो गया। लोग यहाँ पर मतलब आने लगे, लोग पूजा पाठ करने लगे, इनका सैर करने लगे, इनको मानने लगे, समझ मारे। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? वो गुरु गोविंद सिंह थे। ये अंतिम गुरु थे। पूछता भी, सिखों के और सबसे अंतिम गुरु कौन थे? तो भाई वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखिएगा। तो ये पटना में ही थे। उसके बाद बात करते हैं तो कलकत्ता के बाद अगर देखते हैं तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? देखो, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्वी की बात कर रहा हूँ। देखो, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर कलकत्ता के बाद है तो वो पटना ही है, सबसे बड़ा। पूर्वी अगर पूछे कलकत्ता के बाद पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो वो पटना है। उसके बाद आबादी की दृष्टि से देखेंगे तो 14वां नंबर पर सबसे बड़ा नगर ये आता है, ठीक है ना। पूछेगा आबादी के नजरिए से भारत का सबसे बड़ा नगर, 14वां बड़ा नगर कौन है? तो वो पटना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं, गोलघर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गोलघर की। गोलघर क्यों बनाया गया था? तो अनाजों के भंडारण के लिए बनाया गया था। मतलब समय अनुसार क्या होता है, वहाँ गंगा नदी का संगम है यार, तो गंगा नदी आने की वजह से बाढ़ हमेशा आ जाया करता था। क्या आ जाया करता था? बाढ़ आ जाया करता था, जिसके कारण से अंग्रेजों का सारा अनाज दह जाती थी, ठीक है ना। इसको समझिए। तो गोलघर कहने का मतलब मेरा क्या देखो हुआ, गोलघर क्यों बनाया गया था? तो अनाजों के भंडारण के लिए गोलघर बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1786 ईस्वी में, 8 पर 6 86,
1786 ईस्वी में क्या बना दिया गया, गोलघर बना दिया गया था। क्यों बनाया गया था, तो अनाजों के भंडारण के उद्देश्य से बनाया गया था। उसके बाद यदि बात करते हैं तो बिहार को 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में पृथक राज्य का गठन, पृथक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया कि सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है, सबसे शक्तिशाली प्रांत कौन है, तो बिहार है। तो ये रहा था अपने बिहार का इतिहास। तो इसमें सारी बात आपको समझ में आ गई, कैसे शहर का विकास हुआ, कैसे महानगर बने, कैसे कलकत्ता, मुंबई, सिंगापुर, ये सब का विकास हुआ। अब जैसे इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। अब चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सबको समझ लेते हैं विस्तार से, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरीकरण व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी, तो भाई प्रगतिशील व्यवस्था बढ़ने लगी। तो ऑप्शन मार दीजिएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति का, ऑप्शन A1 सही हो जाएगा। शहर को आधुनिक व्यक्ति का मतलब आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है किसको, शहर को, ठीक है ना। तो प्रभाव क्षेत्र मान लीजिएगा। अस्थायी कृषि के देखो, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था, तो भाई संपत्ति का, अस्थायी जब कृषि हो गया तो उसके कारण से क्या होगा, संपत्ति का जमाव इकट्ठा हो गया, तो संपत्ति में मार लीजिएगा। अगला है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, मतलब प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर लोगों ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू किया, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था की। कृषि से भी सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन है, मुद्रा, जिसको पैसा रुपया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन 2 में मार लीजिएगा इसका। अब पांचवा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था, तो बता सकते हैं किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके रूप को ज्यादा मात्रा में प्रभावित किया। तो भाई देखो, आधुनिकरण में जो शहर था वो गांव को ज्यादा मात्रा में प्रभावित किया है, जिसके कारण से गांव के लोग शहर में जाने लगे। तो ग्रामीकरण में ऑप्शन मार लीजिएगा। अगला है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ रहता है, तो महानगर में रहता है। देखो ऑप्शन दिया ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर, तो महानगर मारिएगा। आगे 1810 से 1850 ईस्वी तक लंदन की आबादी 40 लाख से कितना हो गई थी, तो शुरू में मैंने बताया था कि लंदन की आबादी 1810 से लेकर 1880 की ईस्वी में 80 ईस्वी में मतलब 10 लाख से 40 लाख हो गई थी, 4 गुना। तो 40 लाख में ऑप्शन मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू करी गई थी, तो 1855 ईस्वी में लागू करी गई थी, मान लीजिएगा। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने आता है, बुद्धिजीवी वर्ग कौन थे, टीचर, डॉक्टर, सब बुद्धिजीवी वर्ग थे, तो मध्यम वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो देखो पूंजीपति जो लोग थे वो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी का शोषण किए। तो इसमें से सभी मान लीजिएगा, सभी वर्ग का शोषण किया गया था, सभी वर्ग ऑप्शन है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसका चैप्टर पढ़िएगा तो आपका टोटल क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि चैप्टर की जो बेसिक बात है मैं सब समझा दिया हूँ। अब इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग क्लियर करते चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई, किन मतलब कौन 3 ऐसा प्रक्रिया था जिसको द्वारा शहर की स्थापना हो गई। तो 3 प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, शहर की स्थापना के लिए 3 प्रक्रिया, औद्योगिक पूंजीवाद के द्वारा, औपनिवेशिक शासन के द्वारा और लोकतांत्रिक आदर्शों का पालन करके शहर की स्थापना करी गई थी। औद्योगिक मतलब मशीन है तो शहर का विकास होने लगा, जब औपनिवेशिक शासन है तो भी अपने गाँव सब अपने देश के गाँवों का विकास करने लगे। तो कौन 3 कारणों से ये जो था ना शहर का स्थापना होने लगा, तो 3 कारण, औद्योगिक पूंजीवाद, औपनिवेशिक शासन, तीसरा का लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये तीनों लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर करी जाती है। समाज का वर्गीकरण गांव और नगर में किस भिन्नता के आधार पर करते हैं, तो आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि गाँव में आबादी कम होती है, शहर में आबादी ज्यादा है। गाँव में जो आजीविका होता है वो कृषि और पशुपालन से चलता है, लेकिन शहरों का जो आजीविका होता है वो व्यापार उत्पादन के माध्यम से चलता है। तो इस आधार पर आप देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 मुख्य आधार बनाइए, कि गांव और नगर क्यों बनाए गए, इसके 2 मुख्य आधार बनाइए। तो लिखिएगा, गांव में जनसंख्या कम है जिसके कारण, जबकि शहरों में जनसंख्या ज्यादा, आबादी ज्यादा है। गाँव में जीने के लिए कृषि आधार है, लेकिन टाउन में जीने के लिए वहां पर उत्पादन, बहुत से रोजगार मौजूद है। बस यही बात है लिखना। अगला, गाँव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता बताइए, गाँव के जो कृषि है उसकी विशेषता बताना है। तो लिखना कि गाँव के कृषि ही वहाँ के लोगों का जीवन है, उसी से वो अपना जीवन चला पाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, ये सब बातें लिखना है। अगला 5वां, शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र है, ये भी बता दिया कि व्यापार का, उद्योग का, शिक्षा का, यातायात का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, इसके अलावा बहुत सारी चीजों का केंद्र है शहर। अगला देखिए 6ठा, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े, बताइए। नगरीय जीवन, जो नगर का जीवन है, जो आधुनिकता है आज का वर्तमान, ये एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं, कैसे आपको बताना है। ये क्वेश्चन समझने वाली है कि नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हैं।
तो इस बात को बस इतना लिखना है कि नगरीय जीवन है ना आज पूरी तरह से आधुनिकता मतलब मशीनोकरण पर आधारित हो गई है। मतलब देखो नगरीय जीवन में बहुत सारे फैक्ट्रियां हो गई, कंपनी हो गए, तो लोग वहीं पर ज्यादा मात्रा में नगरीय जीवन में ही जाकर रहना चाहते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में बहुत सारा टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है, जिसके कारण से लोग नगर में ही जाना चाहते हैं। तो बस आपको लिखना इतना है कि नगरीय जीवन में आज के समय में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, बहुत सारे मशीनों का विकास हो चुका है, जिसके कारण से लोग वहां पर जाते हैं कमाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। अगला क्वेश्चन 7वां, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक ऐसी मान्यता क्यों है? अब नगर की बात कर रहा है कि देखो यहाँ बताए थे कि नगर में जो विशेषाधिकार है, जो शहर है उसमें जो विशेषाधिकार है वो जो है ना अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम मात्रा में है। कैसा क्यों? तो लिखना है कि नगरों में विशेषाधिकार अल्पसंख्यक मात्रा में। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पूरी तरह से संपन्न है, उनके पास हर तरह की चीजें हैं, जिसके कारण से सरकार उनको विशेषाधिकार दे दी है। तो बस आपको इतना लिखना है इसमें कि लिखना है कि जो शहर में विशेषाधिकार है उनको हर तरह की मान्यताएं मिल चुकी है, क्योंकि वो हर तरह से संपन्न है, उनके पास हर चीजें है, इसी कारण से सरकार उनको मान्यता दे देती है। सबको ये संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन है कि नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन से या प्रयास से बने? मतलब नागरिकों के अधिकार के लिए एक नई चेतना जगी किस आंदोलन के द्वारा? लिखना है कि मजदूरों ने आंदोलन किया, श्रमिक वर्गों ने आंदोलन किया, यहाँ के जनता ने आंदोलन किया, जिसके कारण से क्या हुआ कि मजदूरों का अधिकार दिया गया, क्योंकि मजदूरों का पहले ज्यादा मात्रा में शोषण होता था। इतना लिखना। 9वां देखिए, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार के नगरों को उद्भव में अपना योगदान दिया? व्यावसायिक पूंजीवाद, तो लिखना है कि जो व्यापार करने वाले पूंजीपति लोग थे वो व्यापार करने के माध्यम से आए, आज जहाँ कंपनियां हुआ करती थी वहीं पर बसने लगे, पैसा बचाने के चक्कर में बसते बसते वो एरिया शहर हो गई। यही बातें लिखनी है। अगला क्वेश्चन, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग का मतलब क्या होता है? टीचर, डॉक्टर, वकील, सब इंजीनियर। तो लिखना है कि शहरों के विकास में मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब जनता को सेवा देने लगे, और सेवा देने के चक्कर में दूर दूर के लोग आने लगे, उनसे मिलने लगे, दूर दूर के लोग वहां से आने लगे उनसे सेवा लेने के लिए, और सेवा लेने के चक्कर में बस दे दिए, शहर का विकास हो गया। बस इतनी बातें लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? श्रमिक वर्ग का आगमन, श्रमिक वर्ग का मतलब कौन है? वो श्रमिक वर्ग का मतलब जो श्रम करता है, मेहनत करता है, जिसको मजदूर वर्ग भी कह सकते हैं। तो श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? लिखना है कि शहरों में श्रमिक वर्ग जो थे ना, मजदूर वर्ग, वो भाई पैसे कमाने के उद्देश्य से शहर में आने लगे, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो शहर में जाने लगे। ये बात लिखना। अगर क्वेश्चन है कि 12वां नंबर, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? तो मैंने बता दिया शहर ने किन नई समस्या को जन्म दिया। प्रदूषण का, मजदूरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, आवासीय समस्या उत्पन्न होने लगी, उनके कल्याण के लिए कमी आने लगी, मतलब उनकी जनसंख्या ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगी, जिसके कारण से सरकार की नीति अभी फेल होने लगी थी। आज जो कंपनी का मालिक हुआ करता था वो भी ससुरी अपने लाभ सोचता था, जनता का लाभ नहीं सोचता था। तो इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न 12 क्लियर हो गया। अब इसका 5 गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको भी समझ लीजिए जरा सा विस्तार से, एकदम समझिएगा। एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना? ध्यान दीजिए। अब देखो पहला इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उनके प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। तो लिखना है कि शहरों के विकास में सबसे अहम भूमिका औद्योगिकवाद, औपनिवेशिक शासन और लोकतांत्रिक आदर्शों का है। उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद में आपको लिखना है कि जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो लोग गाँव से शहर में जाने लगे, मतलब लोग गाँव से जहाँ कंपनी बैठाया गया था, मशीन बैठाया गया था, वहाँ पर लोग जाने लगे कमाने के लिए, और कमाने के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में लोग वहीं पर बसने लगे, जिसके कारण से शहर का विकास हुआ। दूसरा का लिखना है कि जब अंग्रेज आए अपने देश में, भाई जब अंग्रेज अपने देश में आए तो बहुत सारे मशीन लेकर आए, और वो भी क्या करने लगे कि अपने सामान बेचने के चक्कर में अपने ही देश इंडिया में क्या करने लगे, मशीन स्थापित करने लगे, कंपनी स्थापित करने लगे, जिसके कारण से लोग उस कंपनी में काम करने लगे और धीरे धीरे शहर का विकास होने लगा। तीसरा का लोकतांत्रिक आदर्शों का पालन करने के लिए लोगों ने शहर का विकास किया, लोग वहां पर रहने लगे। बस यही बात आपको लिख देनी है, मतलब इसी को लंबा कर लिख देना है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच भिन्नता को स्पष्ट करें। देखो ग्रामीण और नगरीय जीवन मतलब शहर, दोनों में क्या भिन्नता मैंने बता दिया। गांव की आबादी कम, इसकी आबादी ज्यादा, तो दोनों आपका लिखा हुआ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यही 4-5 को आपको उदाहरण लिख देना है, यही ठीक है ना। गांव और शहर में क्या अंतर है ये लिखना। अगला क्वेश्चन तीसरा, शहरीय जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव है? बताइए शहरीय जीवन में किस तरह का सामाजिक बदलाव है। तो बताइए शहरी जीवन के कारण कौन कौन बदलाव आ गया? पहचान के सिद्धांत को बढ़ावा मिलने लगा, मध्यम वर्ग शिक्षित वर्ग को बढ़ावा मिलने लगा, पूंजीपति वर्ग का उदय हो गया, रोजगार की खोज लोग खोजने लगे, महिलाएं भी आगे आने लगी, रोजगार में भाग लेने लगी, महिलाएं भी अपनी भूमिका अदा करने लगी। तो ये सब क्या हो गया, बदलाव आने लगे थे शहरीकरण के कारण से। अगला क्वेश्चन चौथा, कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करना है। तो लिखना
ना कि शहरीकरण में मजदूर वर्ग, श्रमिक, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग और ये पूंजीपति वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, ये तीनों ने महत्वपूर्ण अदा करी। व्यापारी व्यापार करने के माध्यम से वो बसने लगे। जो मध्यम वर्ग के लोग थे, टीचर उचर, डॉक्टर उक्टर, ये लोगों की सेवा करने के माध्यम से बसने लगे। जो मजदूर लोग थे ये रोजगार पाने के माध्यम से बसने लगे, जिसके कारण से शहर का विकास होगा। ये सब बातें आपको लिख देनी है। अंतिम क्वेश्चन है, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बंबई शहर के विकास की चर्चा करना है। बंबई शहर के विकास की चर्चा करना यहाँ पर कर चुके हैं। लिखना है कि औपनिवेशिक समय में औपनिवेशिक भारतीय शहर मुंबई था। इसको पहले 60 टापुओं का शहर कहा जाता था। आज भी ये सपनों का नगरी कहा जाता है। समझ में आ रही है? देखो, तो औपनिवेशिक भारत का ये वाणिज्यिक राजधानी उस समय था, किस समय? उस समय जब अंग्रेज थे। और आज भी वित्तीय राजधानी भारत की कौन है? मुंबई है। और साथ में यहाँ लोग व्यापार करने के माध्यम से कपास से लेकर ये अफीम जैसे कच्ची मालों का व्यापार करने लगे, और व्यापार करने के माध्यम से धीरे धीरे वहाँ पर बसने लगे, जिसके कारण से ये जो मुंबई था ये धीरे धीरे क्या होने लगा? एक शहर के रूप में बिखरने लगा। और साथ में यहाँ एक प्रमुख एक बंदरगाह था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना दिया गया था, जिसके माध्यम से धीरे धीरे क्या होने लगा? विकसित होने लगा। और यहाँ पर व्यापार, जब लोग यहाँ पर बसने लगे तो यहाँ पर 3 तरह का औद्योगिकरण ने लोगों का वर्ग का जन्म दिया। पूंजीवाद, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग, और दूसरा मजदूर वर्ग। ठीक है ना? ये सब बातें आपको लिख देनी है। अंतिम क्वेश्चन यही सब बातें लिखिएगा, इस तरह सब क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी और ये एक्सरसाइज भी आपका विस्तार से क्लियर हो गया। मतलब एक ही वीडियो में आपका पूरी तरह से ये चैप्टर्स जो है ना क्लियर हो गया, और प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।